हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो क्रेश कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है और कंटिन्यूसली उसकी डे बाय डे क्लासें वो बढ़ती जा रही हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, आप लोगों की तैयारी को और भी अच्छा बना रही होंगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ध्यान से इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, अपने ना जो भी कलीग्स है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी भी और भी अच्छी हो सके। तो प्लीज़ मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इसको अच्छे से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से इसको देख के और अच्छे से उसको स्प्रेड कीजिए। चलिए आज की क्लास हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं। किस चीज़ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्रैश कोर्स है हमारा। कहाँ कर रहे हैं? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और किस चैनल पे करवाया जा रहा है? ये करवाया जा रहा है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप आप लोगों की तैयारियाँ इसके द्वारा बहुत ही अच्छे से बनाई जा रही होंगी, अच्छे से इम्प्रूव हो पा रही होंगी। प्लीज़ ध्यान से इसको शेयर कीजिए। मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्यूज़ बढ़ाइए ताकि मेरे को ये मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और अच्छे वीडियोज़ हैं और अच्छे नोट्स हैं वो बना करके ला सकूँ। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला टॉपिक है एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, द डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है और इस नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के अंदर एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ए एल एस, एएलएस नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है वो आपसे एएलएस नाम से भी पूछा जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के अंदर होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स की जो लॉस ऑफ मोटार न्यूरॉन्स, जो मोटार न्यूरॉन्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है। कहाँ लॉस हुआ? एंटीरियर हॉर्न ऑफ, जो इंटीरियर पोर्शन होता है स्पाइनल कोड का, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कोड, जो एंटीरियर हॉर्न है स्पाइनल कोड का, वहाँ पर क्या होता है? मोटार न्यूरॉन का लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या एमसीक्यू आ सकता है? एमसीक्यू आ सकता है कि एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या होता है। तो क्या होता है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली क्या होता है? एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मोटार न्यूरॉन है वो क्या हो जाते हैं आपके? डैमेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे जो डिसऑर्डर या जो भी साइन एंड सिम्टम्स अब आपको देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें एक बात बताई गई है कि ग्लूटामेट एक वो क्या होता है? ग्लूटामेट क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट क्या है स्टूडेंट? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, याद रखिएगा। ग्लूटामेट ग्लूटामेट इज एन न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और सेकंड वन पॉइंट कह रहा है कि एक्सेसिव एक्सपोजर टू द ग्लूटामेट, एक्सेसिव जब ग्लूटामेट का लेवल किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जब बढ़ जाता है तो वहां पर क्या होता है? अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। मतलब वहां से क्या हो जाता है? ग्लूटामेट, जो एक्सेसिव ग्लूटामेट है वो क्या करता है? जो न्यूरॉन्स है, जो एंटीरियर हॉर्न के जो स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। उनको डैमेज मतलब एक्सेसिव एक्सपोजर टू द ग्लूटामेट डैमेज द नर्वस सेल्स इन अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ एमसीक्यू बन सकता है कि एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के अंदर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो किसका बढ़ जाता है? ग्लूटामेट का। ग्लूटामेट का लेवल बढ़ने की वजह से ही वहाँ पर क्या होती है? नर्वस सेल्स होती हैं वो क्या होती है? डैमेज होती है। और डैमेज होंगी तो उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन मैनिफेस्टेशन, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या निकलेंगे। यहाँ पर जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स निकलेंगे, देखो न्यूरॉन्स का डैमेज हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि न्यूरॉन्स का डैमेज हो रहा है। अब जब न्यूरॉन्स का डैमेज हो रहा है तो हो सकता है हमारी बॉडी की, जैसे नॉर्मली जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो भी न्यूरॉन्स है, जो नर्व रूट निकलते हैं वो हमारी बॉडी के लोअर लिम्स के अंदर, ठीक है, और अपर बॉडी के अंदर भी ना स्प्रेड होते हैं और वहाँ से ना इंफॉर्मेशन है या फिर यहाँ से जो भी सेंसेशन है उनको वो लेकर के आते हैं और लेके जाते हैं। मतलब ऑर्गन से सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से सेंसेशन ऑर्गन तक लेकर के जाते हैं। तो जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स का डैमेज हो रहा है तो क्या होगा? प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, क्या होगा? फैटिग, प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है।
प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस इसलिए क्योंकि वहां पर आपको जो न्यूरॉन्स है, जो न्यूरॉन्स की जो कंडक्शन सिस्टम है, वो कैपेबिलिटी क्यों क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, ग्लूटामेट की वजह से जो न्यूरॉन्स है उनका क्या हो रहा है स्टूडेंट, डैमेज हो रहा है। जो न्यूरॉन्स है उनका क्या हो रहा है वहाँ पे, डैमेज हो रहा है। और डैमेज होने की वजह से वहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि वहाँ पे आपको फैटिग फील होगा, मसल्स की वीकनेस होगी, क्रैम्प्स आने लग जाएंगे मसल्स के अंदर आपको, ठीक है। एठन, क्रैम्प्स का मतलब एठन आने लग जाएंगी। नेक्स्ट वन है ट्विस्टिंग, वहाँ पर आपको जकड़न महसूस होने लग जाएगी। और इनकोऑर्डिनेशन, और मसल्स का इनकोऑर्डिनेशन मिलेगा। और मसल्स के इनकोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं, कोरिया, ठीक है। मसल्स के इनकोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं, कोरिया। तो मसल्स का ट्विस्टिंग और इनकोऑर्डिनेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी पेशेंट है वो वॉक करने की कोशिश करेगा, अगर वो वॉक करने की कोशिश करता है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेट, डू नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बोथ लेग व्हेन वॉकिंग। जब वो वॉकिंग कर रहा है उस समय वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और वो गिर जाता है। ध्यान रखना, हम ब्रेन स्टेम और नर्वस सिस्टम के जो ब्रेन स्टेम होता है उसकी फंक्शनिंग के लिए एक टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? जब ये मसल्स इन कोऑर्डिनेशन हो रखा है तो कौन सा टेस्ट करते हैं स्टूडेंट? याद रखो, एसोसिएटिव स्टडी। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि थोड़ा सा एसोसिएटिव स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, चीज़ों को आपस में जोड़ के रखिए। जैसे कि अभी इन कोऑर्डिनेशन आया, मसल्स का इन कोऑर्डिनेशन आया, तो एक टेस्ट का नाम मैंने आपको बताया था, रोमबर्ग टेस्ट, ठीक है। मैंने एक टेस्ट का नाम बताया था, रोमबर्ग टेस्ट। ये क्यों किया जाता है? ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग के लिए। जो ब्रेन स्टेम है उसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रोमबर्ग टेस्ट करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे टेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या हुआ, एंटीरियर कॉन के, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर कॉन के जो न्यूरॉन्स थे वो डैमेज हुए। क्यों डैमेज हुए? क्योंकि वहां पर ग्लूटामेट जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल बहुत ज्यादा हो गया। और उसका लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे मसल्स से रिलेटेड वहां पे पूरी बॉडी के अंदर क्या होगी, मसल्स ट्विस्टिंग हो गई, इनकोऑर्डिनेशन हो गया, मसल्स के क्रैम्प्स आने लग गए, ट्विस्टिंग हो गई है, ठीक है। और मसल्स की वीकनेस हो गई, फैटिग हो गई। ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। इसका मतलब है कि जो फिजिक है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो चुका है। मतलब आपने देखा होगा साइन एंड सिम्टम्स में मोस्टली फिजिक के ऊपर डिस्टर्बेंस आया। तो जब डिस्टर्बेंस आया है तो इसके मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना है, एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो जब मैनेजमेंट हो रहा है तो उस समय सबसे पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, पहली वो है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी का मतलब है हम पेशेंट को कोऑर्डिनेट करना सिखाते हैं, साथ के साथ उसके अंदर जो उसकी मसल्स वीकनेस है, क्रैम्प्स है, उसको उस पे उसको उसके ऊपर हम उसको क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी करने की कोशिश करते हैं। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी से उसको काफ़ी हद तक रिलीव मिल जाता है। फिजियोथेरेपी से उसको उसको काफ़ी हद तक क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स, रिलीव मिल जाता है। फिजिकल थेरेपीज देंगे मतलब फिजियोथेरेपी जैसी फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज है, वेरियस एक्सरसाइजेज, वेरियस एक्सरसाइजेज करवाएंगे। वेरियस एक्सरसाइजेज करवाएंगे तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, वो क्या कर पाता है, धीरे धीरे उन मसल्स के अंदर क्या स्ट्रेंथ आती है, मसल स्ट्रेंथ आती है तो उसके जो भी फंक्शन है वो धीरे धीरे रीस्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है यहाँ पे फिजिकल थेरेपी। नेक्स्ट वन है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। स्टूडेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसलिए क्योंकि पूरा जैसे कि अब बात मान लीजिए कि ना कोई भी इंडिविजुअल है जो अपना काम कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल है वो अपना काम कर रहा है, तो काम करेगा तो उसके हाथ, पैर, फेस, मसल्स, मतलब उसका पूरा मसल्स का कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर होना जरूरी होता है। जैसे कि आज हम नर्सिंग ऑफिसर काम करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं किसी भी जगह या किसी भी पोस्ट, किसी भी वार्ड के अंदर जहाँ पोस्टेड है तो उसकी मसल्स वीकनेस है या मसल्स तो उसके कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं हो पाएंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, पेशेंट को केयर प्रॉपर नहीं दे पाएगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी वैसी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका इंडिविजुअल क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है उसको हमें क्या करना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जब उसकी मसल्स वीकनेस हो गई तो अगर वो कोई हाथ का काम है, हाथ का काम मतलब कि वो फाइन हैंड मूवमेंट, उसके ऑक्यूपेशन के अंदर अगर फाइन हैंड मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और अपसेंट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे ताकि वो जो भी उसके अंदर, जो भी उसकी मसल्स में जितनी स्ट्रेंथ बची है वो उन उस स्ट्रेंथ का यूज करके वो जितना फाइन वर्क वो कर सकता है उतना वो फाइन वर्क करे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में यह आएगा रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू जॉब, जो भी हमारे इंडिविजुअल पेशेंट की जो जॉब होगी उससे उससे रिलेटेड वो होता है,
ठीक है, ऑक्यूपेशन पेशेंट को हम दूसरा, मान लीजिए वो कोई काम करता था, उस काम में अब उसकी बॉडी उस काम को कर नहीं पा रही है, तो हम उसको दूसरा कोई काम सिखाएंगे। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी यही होती है। नेक्स्ट वन स्पीच थेरेपी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि स्पीच थेरेपी है, उसमें बहुत सारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, मसल्स का क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब पेशेंट हमारा एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस से गुजर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, उसको स्पीच थेरेपी भी दी स्पीच थेरेपी भी एडवाइस करते हैं, ताकि क्या हो सके, टू इम्प्रूव द स्पीच, टू इम्प्रूव द स्पीच, स्पीच को इम्प्रूव करने की पूरी पूरी वहाँ पे कोशिश करते हैं। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी थेरेपी। सबसे इम्पोर्टेंट कि रेस्पिरेटरी थेरेपी, रेस्पिरेटरी थेरेपी का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, बहुत सारी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, बहुत सारी मसल्स का क्या होता है वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि अगर आप बात करो, कौन कौन से मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स, एक तो इंटरकोस्टल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है डायफ्रामेटिक, डायाफ्रैग्मेटिक मसल। ये मसल्स यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम करती हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स है, डायफ्रैग्मेट सॉरी, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और डायफ्रामेटिक जो मसल्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रही है, काम कर रही हैं। ठीक है, तो अगर एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस की वजह से अगर मसल्स का कोऑर्डिनेशन इम्प्रॉपर हो रहा है, मसल्स में फैटिग है, वीकनेस है, इनकोऑर्डिनेशन है, वो सारा हम पहले साइन एंड सिम्टम्स में देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी शुरू हो जाए, डिस्निया हो जाए, कफिंग की डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाए, सिक्रेशंस एक्यूमुलेटेड होने लग जाएंगे। तो उन सारी सिचुएशंस को हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी थेरेपी देनी होगी। रेस्पिरेटरी थेरेपी में हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, पायरोमेट्री, पायरोमेट्री पेशेंट को क्या देंगे, मोस्ट कॉमनली पायरोमेट्री। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर क्या होता है, पेशेंट को पायरोमेट्री एडवाइस की जाती है। क्यों, टू प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस, टू प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस, टू प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली पायरोमेट्री दी जाती है इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, जब किसी पेशेंट की थोरासिक एंड अपर एब्डोमिनल, थोरासिक और अपर एब्डोमिनल, थोरासिक और अपर एब्डोमिनल सर्जरीज हो रही होती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये देते हैं। नेक्स्ट वन, ठीक है, आई होप आप लोगों को रेस्पिरेटरी थेरेपी के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के मैनेजमेंट में लास्ट है, वो है न्यूट्रिशनल थेरेपी। ठीक है, इतना सारा कुछ अगर किसी इंडिविजुअल के साथ हो रहा है, तो उसको उसका न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस है वो होना स्वाभाविक है। इतना सारा अगर किसी इंडिविजुअल के साथ हो रहा है कि मतलब मसल वीकनेस हो रही है, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको भी हमें पॉइंट आउट करके इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशनल स्टेटस को पॉइंट आउट करके चलोगे, तो वहाँ पर पेशेंट की जो मसल्स, उनको स्ट्रेंथ, मसल्स को काम करने के लिए क्या चाहिएगा, प्रोटीन चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, न्यूट्रिशन का आपको एनर्जी देगा। कौन देगा एनर्जी, वो न्यूट्रिशन आपको एनर्जी देगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल थेरेपी के ऊपर भी हमें फोकस रखना होगा। तो ये सारा है मैनेजमेंट कि किस प्रकार से हमें एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस का मैनेजमेंट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है हमारी फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, रेस्पिरेटरी थेरेपी और न्यूट्रिशनल थेरेपी। ये 5 प्रकार की जो थेरेपीज है वो मोस्टली कॉमनली यूज की जाती है इन केस ऑफ एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के पॉइंट में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट आता है एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट क्या है, एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है एनसेफेलाइटिस। तो एनसेफेलाइटिस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एनसेफेलाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू या इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा।
इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पेरेनकाइमा। ब्रेन पेरेनकाइमा, अगर किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ब्रेन पेरेनकाइमा का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन आपकी कहलाती है एंसेफेलाइटिस। वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पेरेनकाइमा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू। अब इसके होने के इसके मोस्ट कॉमन कोजेज कौन से हैं? तो इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन का पेरेनकाइमा, एंसेफेलाइटिस होने के मोस्ट कॉमन जो कोज हैं वो हैं मोस्ट कोज, वो हैं इसके वायरल, वायरल कोजेज। इसके बहुत ज़्यादा वायरल कोजेज हैं। मतलब आपको अगर कोई पूछे, ठीक है, कि मोस्ट कॉमनली जो एंसेफेलाइटिस है या इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन है, एंसेफेलाइटिस क्या आएगा आपके पास? तो एंसेफेलाइटिस वो मोस्ट कॉमनली किसके द्वारा कोज किया जाता है? किसके द्वारा कोज किया जाता है स्टूडेंट? वायरल कोजेज। सबसे ज़्यादा ये वायरसेस के द्वारा कोज किया जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं वायरसेस के द्वारा जो कोज किया जाता है, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले एंटेरो वायरस, जैसे कि पोलियो। पोलियो भी एक मोस्ट कॉमन कोज है जिसकी वजह से एंसेफेलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट वन आता है आपका एडिनो वायरस, अर्बो वायरस, मम्प्स, मीजल्स, HIV, हर्पीज वायरस और अम्यूजिक वायरस। ये सारे वो वायरसेस हैं जो मोस्ट कॉमनली आप किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एंसेफेलाइटिस कोज करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एंसेफेलाइटिस कोज करते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वायरल कोजेस तो आप बता दोगे लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है या इनमें से कौन सा है? तो इसमें देखिए HIV है, अर्बो वायरस है, एडिनो वायरस है, पोलियो वायरस है, एंटेरो वायरस, एमोबिक वायरस, हर्पीज है, HIV, मीजल्स और मम्प्स। ये सारे क्या हैं? वायरल कोजेज हैं जो एंसेफेलाइटिस को कोज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। जब बात साइन एंड सिम्टम्स की आ गई है तो एंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन पेरेनकाइमा। तो अब आप थोड़ा सा अपने आप भी आप आइडिया लगा सकते हो कि जब ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ रखी है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है एंसेफेलाइटिस, ठीक है, ब्रेन के अंदर जब स्वेलिंग आ रखी है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आने के चांसेस होते हैं? ठीक है, तो ब्रेन क्या है? हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम का कंट्रोलिंग पावर हाउस ऑफ नर्वस सिस्टम, वो ब्रेन है, वहां से ही सारा कुछ ओरिजिनेट हो रहा है। तो फर्स्ट वन क्या है? पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटी, ठीक है, पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटी सबसे पहले क्या है? पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटी। तो पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटी उसके अंदर है कि ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आएगी तो जो कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है ना, नर्वस सिस्टम का जो कंडक्शन है, पैरालिसिस का देखना, पैरालिसिस क्यों होगा? पैरालिसिस इसलिए होगा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के अंदर जो नर्व का जो कंडक्शन है, जो नर्व स्टिमुलेशन का कंडक्शन होता है, वो क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा? आपको पैरालिसिस फील होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पैरालिसिस फील होगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव ब्लड स्किन साइन, पॉजिटिव ब्लड स्किन साइन, ठीक है, पॉजिटिव ब्लड स्किन साइन है वो कहाँ? सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, ये पॉजिटिव ब्लड स्किन साइन है, ये कहाँ देखने को मिलता है? एक जगह और है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो कंडीशन आपकी मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस के अंदर भी आपको ब्रुडगिन साइन है वो पॉजिटिवली होता है, वहाँ पर मेनिंजाइटिस के अंदर भी ये साइन प्रेजेंट होता है। अब इसमें ब्रुडगिन साइन के अंदर होता क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है? जब आप किसी इंडिविजुअल को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हो और सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद उस पेशेंट के अंदर आप अगर उसकी नेक को थोड़ा सा फ्लैक्स करते हो, उसकी नेक को थोड़ा सा फ्लैक्स करते हो तो आपको क्या दिखेगा? आप पेशेंट है वो क्या करेगा? पेन फील करता है। नेक का जब फ्लेक्शन होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? पेशेंट है वो पेन फील करता है, ठीक है। जो नेक की जो मसल्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आ रखी होती है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर क्या होता है? वो होता है पॉजिटिव ब्रूडविल साइन, ठीक है, जब आप नेक को फ्लैक्स करते हो, ठीक है। किसी भी मेनिंजाइटिस के पेशेंट के अंदर आप करके देखना, उसको पेन फील होता है और उसी पेन के उसी जो ये जो साइन है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड जिन्स की साइन, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस। इन कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है। साथ ही साथ डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो MGS और थेरेपी में भी देखा जाता है,
MgSO फॉर थेरेपी। मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी हम किसके लिए देते हैं? हम थेरेपी ये देते हैं प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में कंडीशन में हम देते हैं। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर भी हमें सारे MgSO को एडमिनिस्टर करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हैं और अच्छे से अच्छी क्लासें वो बना सकूँ। ठीक है, तो डिटेंडर रिफ्लेक्स है, हमें मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है, साथ के साथ ये जब चल रही होती हैं जो भी ये आपका जो एंसेफेलाइटिस है वो कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेटरी स्टेटस ही मेंटेन रखना है। रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ पेशेंट का हमें रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको भी हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स है वो अगर पुअर हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर भी चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। और डीप टेंडेंट रिफ्लेक्स है वो कहाँ से देखा जाता है? वो देखा जाता है आपका एचिलियसिस टेंडेंट, एचिलियसिस टेंडेन, एचिलियसिस टेंडेन से देखा जाता है। डीप टेंडेन रिफ्लेक्स कहाँ से देखा जाता है? एचिलियस टेंडेन से। ये आप लोगों के लिए कोई भी पूछ सकता है, MCQ आ सकता है। तो ये पूछे कि भैया डीप टेंडेन रिफ्लेक्स टेस्ट करना आप कैसे करोगे, किस टेंडेन को मॉनिटर करोगे? ठीक है, डीप टेंडेन रिफ्लेक्स या एचिलियसिस टेंडेन रिफ्लेक्स वो चेक करना है तो कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसी इंडिविजुअल के पैर हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर जो पोस्टीरियर साइड के अंदर जो टेंडन होता है, ठीक है, जो कैल्किनियम बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एचिलियसिस टेंडन। एचिलियसिस टेंडन। और इसी टेंडन के जो फंक्शन है उसको मॉनिटर करके हम क्या देखते हैं? डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। जो मैनेजमेंट की बात करते हैं हम, मैनेजमेंट की बात में देखो कि जब एंसेफेलाइटिस हो जाता है किसी इंडिविजुअल के अंदर, जब किसी इंडिविजुअल के अंदर एंसेफेलाइटिस कोज हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें किस तरीके से उसको मैनेज करना है? तो उसको मैनेज करने के लिए हमें देखना है सबसे पहले एंटीवायरल। मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि एंसेफेलाइटिस एक ऐसा ऐसा डिजीज है जो मोस्ट कॉमनली वायरल कोजेज के द्वारा होता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि एंसेफेलाइटिस एक ऐसा डिजीज है जो मोस्ट कॉमनली वायरल कोजेज के द्वारा होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? पेशेंट को एंटीवायरल मेडिकेशन देने की ज़रूरत है। एंटीवायरल मेडिकेशन देने की ज़रूरत होती है। तो उसमें अपन देते हैं एसाइक्लोवियर और जेनसिल्गोवियर। ठीक है, ये दो मेडिकेशन है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को दो मेडिसिन ये मैंने बताई है। और ये दोनों मेडिकेशन है वो एंटीवायरल मेडिकेशन है। ठीक है, बोथ आर एंटीवायरल मेडिकेशन, बोथ आर एंटीवायरल मेडिकेशन। ये दोनों एंटीवायरल मेडिकेशन है और एंसेफ्लाइटिस के कोज में वायरल कोजेज के अंदर सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन हमारा यूलिन बारे सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्रैश कोर्स की क्लास में हम बहुत ही कंसाइज वे के अंदर डिस्कस करेंगे जो भी डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम के। सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उन इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को ही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम उसको पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कल की तो हमारी नोट सेट मेन की एग्जाम है। तो आप सबको उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। मैं चाहूँगा, मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और आप अपने टारगेट को अचीव करें और अपने जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो सपना है उसका आप साकार करें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गुइलेन बारे सिंड्रोम, GBS। GBS के नाम से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, GBS, गुइलेन बारे सिंड्रोम। ये भी एक कंडीशन है। गुइलेन बारे सिंड्रोम होता क्या है? तो गुइलेन बारे सिंड्रोम की अगर स्टूडेंट्स आप बात करोगे तो गुइलेन बारे सिंड्रोम में क्या होता है? न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन या डैमेज, डीजनरेशन, डीजनरेशन
एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डीजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला जो पॉइंट अभी बोल रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? कि डिजनरेशन होता है और डिस्ट्रक्शन होता है किसका? न्यूरॉन्स का। कहाँ पे? इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है इसका? चेंजेज। जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं गुइलिन बारे सिंड्रोम या जीबीए। ठीक है। अब इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स मान लो फ्लैसिड पैरालिसिस। मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स पोज नहीं। मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स आएगा, मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ गुइलिन बारे सिंड्रोम। गुइलिन बारे सिंड्रोम के अंदर हमें जो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है आपका फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। जब न्यूरॉन का डिस्ट्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? फ्लैसिड पैरालिसिस। इसमें गुइलिन बारे सिंड्रोम। अब आप लोगों के लिए एमसीक्यू आ सकता है। अब एमसीक्यू क्या आ सकता है? एमसीक्यू आ सकता है कि फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस मोस्ट कॉमनली सीन इन, मोस्ट कॉमनली सीन इन किस कंडीशन के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस है वो? कौन सी कंडीशन, कौन से डिसऑर्डर के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस है वो मोस्ट कॉमनली सीन इन? विच डिसऑर्डर? किस डिसऑर्डर के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है? तो आप लोगों को बताना है। जीबीएस, ग्यूलिन बारे सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपको फ्लैसिड पैरालिसिस है वो देखने को मिलता है। आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो याद रखना कि ग्विलिन बारे सिंड्रोम के अंदर जो न्यूरॉन्स का डिजनरेशन और डिस्ट्रक्शन होता है, न्यूरॉन्स का क्या हो रहा है? डिजनरेशन और डिस्ट्रक्शन होता है। कहाँ हो रहा है स्टूडेंट? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट चीज है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो फर्स्ट वन पॉइंट के अंदर लिखा है। ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जब न्यूरॉन्स का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या देखोगे? आप वहां पर देखोगे कि वहां पर आपको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको गुइलिन बारे डिसऑर्डर है वो आपको देखने को मिलेगा। गुइलिन बारे डिसऑर्डर का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या है? फ्लैसिड पैरालिसिस। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को मैनेजमेंट। गुइलिन बारे सिंड्रोम का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है? तो मैनेजमेंट की अगर बात करें स्टूडेंट, तो एक थेरेपी होती है प्लाज्मा फ्रेसिस। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए, थोड़ा सा देखना। आई होप आप लोगों को समझ में। प्लाज्मा प्रेसिस एक मैनेजमेंट की थेरेपी है। वो किस में यूज लेते हैं? अपन गुइलिन बारे सिंड्रोम। अब इस प्लाज्मा प्रेसिस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पेशेंट के ब्लड को बाहर निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ही निकाल लेंगे, एक रिक्वायर्ड अमाउंट हम बाहर निकालेंगे। पेशेंट का जो ब्लड है उसको बाहर निकाल करके, या फिर जो दूसरा ब्लड हमें, कोई मान लीजिए कोई नया ब्लड हमें उसको एडमिनिस्टर करना है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? हम एक जो ब्लड होगा उसको बाहर लेंगे। टेक द वूल ब्लड ऑफ पेशेंट, पेशेंट का कंप्लीट ब्लड उसको बाहर निकालेंगे। कंप्लीट ब्लड मतलब उसको प्लाज्मा वगैरह सेपरेट नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे? ब्लड के अंदर, वूल ब्लड के अंदर हम उसको सेपरेट करेंगे, ब्लड और प्लाज्मा दो पार्टों में। ब्लड और प्लाज्मा। सबसे पहले तो हम पेशेंट का ब्लड निकालेंगे, जितना भी रिक्वायर्ड या जितना भी अप्रोप्रिएट अमाउंट होता है उतना हम ब्लड निकालेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि क्या पेशेंट पूरा पूरा पेशेंट को पूरा खाली कर दिया जाएगा? नहीं जी, ऐसा नहीं किया जाएगा। रिक्वायर्ड अमाउंट होगा, उसी रिक्वायर्ड के अमाउंट के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ठीक है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा इन केस ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस के अंदर क्या होता है? रिक्वायर्ड अमाउंट वो बाहर आता है, जितना बाहर आएगा वो क्लीन होगा, क्लीन होने के बाद वो क्लीन होके अंदर जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो क्लीन होके अंदर चला गया उसके बाद वो वापस दूसरा बाहर आता है। ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा प्रेसिस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उस ब्लड के अंदर हम क्या करते हैं? वूल ब्लड के अंदर हम क्या करते हैं? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को हम अलग अलग कर लेते हैं। सेपरेट द ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। ठीक है। और मैंने देखिए प्लाज्मा प्रेसिस, प्लाज्मा प्रेसिस। प्लाज्मा प्रेसिस के अंदर क्या करते हैं? टेक द वूल ब्लड, पूरा ब्लड लेंगे। उसके बाद सेपरेट करेंगे, सेपरेट मशीनों का यूज करके हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे।
सेपरेट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। अब जो आपने वूल ब्लड लिया था उस ब्लड के अंदर आपको दो पार्ट कर लेने हैं। आपको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करके उसको क्या करना है, प्लाज्मा एक तरफ कर लेना है और आपको ब्लड सेल्स को एक तरफ कर लेनी है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये जो ब्लड सेल्स हैं, ये वाली जो ब्लड सेल्स हैं, इनको क्या करना है हमें, मिक्स विथ नॉर्मल सेलाइन, मिक्स विथ नॉर्मल सेलाइन एंड री इन्फ्यूज, री इन्फ्यूज इन पेशेंट। हमें नॉर्मल सेलाइन के साथ इनको क्या करना है, पेशेंट के अंदर री इन्फ्यूज कर देना है। और ये जो प्लाज्मा बचा हुआ है, इसे हम क्या कर देंगे, इसे हमें क्या करना है, जो प्लाज्मा बचा हुआ था, इस प्लाज्मा से हमें क्या करना है, इसको हमें क्या कर देना है, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड द प्लाज्मा। उसके बाद हमें क्या कर देना, उसको डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, तो ये है यूलिन बारे सिंड्रोम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन हमारे हेड ट्रॉमा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही जो क्रैश कोर्स की क्लासें हैं, वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगी होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेज फॉर योर नॉट मेन एग्जाम। थैंक यू सो मच।